तब वर्ल्ड वाइड जीडीपी 15% से नीचे आ गया था। एक हफ्ते से भी कम टाइम में लोगों के मिलियंस ऑफ डॉलर्स तबाह हो गए और उसके बाद देखने को मिला स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश। अगर मैं आपसे कहूं कि आज तक का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? 2020 कोविड 19 क्रैश या फिर 2007-8 क्राइसिस जो आया था वो वाला क्रैश? तो मेरे दोस्त, यहाँ पे आप गलत हो। आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश 1929 में यूएसए में आया था, जिसको हम पॉपुलरली द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। 1929 में आया था और ये 1940 तक चला था, 41 तक चला था। और ये जो क्राइसिस था ये इतना सवेयर था, इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो कि जब 2007-8 का क्राइसिस आया था तब वर्ल्ड वाइड जीडीपी जो था वो ऑलमोस्ट 1% से फॉल हुआ था। लेकिन जब 1929 का ये ग्रेट डिप्रेशन आया था तब वर्ल्ड वाइड जीडीपी 15% से नीचे आ गया। तो एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्यों हुआ था और कैसे हुआ था, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। और लास्ट में ये भी देखेंगे कि इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, इस चीज का मतलब तो आप सभी को पता है, लेकिन इन्फ्लेशन का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है डिफ्लेशन। इसमें क्या होता है कि डिमांड जो है वो प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा कम हो जाती है, प्राइसेस नीचे आ जाते हैं, लोग पैसे को स्टोर करना ज्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन कि वो पैसे खर्च करें, और ओवरऑल इकोनॉमी रुक सी जाती है, एग्जैक्टली जैसा 2020 के आसपास कोविड 19 के टाइम पे हुआ था पूरे वर्ल्ड में। तो एक इकोनॉमी में जब डिफ्लेशन आती है तो वहां की गवर्नमेंट ये ट्राई करती है कि ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट का फ्लो इंक्रीज किया जाए, लोगों के हाथों में पैसे दिए जाएं ताकि वो उसको खर्च करें और इकोनॉमी फिर से रिवाइव हो। कोविड 19 के टाइम पे आपने ये चीज देखी होगी कि आरबीआई ने रेपो रेट्स बहुत ज्यादा कम कर दिए थे और लोन्स जो थे तब के टाइम पे बहुत ज्यादा सस्ते इंटरेस्ट रेट्स पे भी अवेलेबल थे। तो 1920s में यूएस की इकोनॉमी एकदम अच्छी पेस पे चल रही थी, लोग विलिंग थे पैसा स्पेंड करने के लिए और इकोनॉमी में एक बूम था। लोग भारी पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे क्योंकि इकोनॉमी बढ़ रही थी तो स्टॉक मार्केट भी बढ़ रही थी। ब्रोकर फर्म्स की मार्जिन रिक्वायरमेंट 10% थी, मतलब अगर आपने अपने डीमैट अकाउंट में $1 इन्वेस्ट करके रखा है तो वो आपको $9 लेंड कर देंगे आगे स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए। तब के टाइम पे लोगों को ये लग रहा था कि स्टॉक मार्केट जिंदगी भर ऐसे ही ऊपर जाती रहेगी, तो लोग लोन्स उठा उठा के, बकायदा बैंकों से लोन उठा के वो स्टॉक मार्केट में लगाते जा रहे थे। मार्च 1929 में द ग्रेट डिप्रेशन के थोड़े से साइंस दिखे, एक छोटा सा क्रैश आया स्टॉक मार्केट में, लेकिन बाद में रिकवरी हो गई। यूएस गवर्नमेंट ने भी इस क्रैश को छोटा सा समझ के इग्नोर कर दिया। इकोनॉमिक ट्रबल के थोड़े से साइंस थे, लेकिन सितंबर 1929 तक जो मार्केट थी उसने अपवर्ड ट्रेंड दिखाया। यूएस की स्टॉक मार्केट्स इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड थी और ऐसा लग रहा था कि एक बबल सा बन रहा है जो बहुत ही जल्दी फटने वाला है। सितंबर आते ही स्टॉक प्राइसेस में थोड़ा सा डिप आने लगा और सितंबर एंड तक स्टॉक प्राइसेस जो थे वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल थे। अब ज्यादा लोगों को ये लगने लगा कि स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ उनका पैसा कहीं डूब ना जाए, तो उन्होंने भी थोड़ी सी सेलिंग स्टार्ट कर दी। मतलब उनको ये था कि अब जो वैल्यू मिल रही है ले लो, लेकिन हमारे पैसे कहीं चले ना जाएं। तो इस चीज से स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा डिप और आने लगा। अब जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि लोग लोन्स उठा उठा के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे, तो इस चीज से लोग पूरी तरह पैनिक कर गए और लोगों ने डिस्ट्रेस सेलिंग शुरू कर दी। लोगों को ये लगा कि जो प्राइस मिलता है ले लो, अभी सिर पे कर्जा है, हो सकता है कि फ्यूचर में ये भी ना मिले, और एकदम से स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा डिप आ गया। अक्टूबर 24, 1929, जिसको हम ब्लैक थर्सडे के नाम से भी जानते हैं, मार्केट्स ओपन होते ही 11% डाउन। अक्टूबर 28, 1929 यानी कि ब्लैक मंडे, मार्केट्स 12% डाउन। अक्टूबर 29, 1929 यानी कि ब्लैक ट्यूसडे, अगेन स्टॉक मार्केट 11% डाउन। एक हफ्ते से भी कम टाइम में लोगों के मिलियंस ऑफ डॉलर्स तबाह हो गए। कुछ शेयर्स तो ऐसे भी थे जो किसी भी प्राइस पे कोई भी लेने को तैयार नहीं था, जो बिक ही नहीं रहे थे। इस फोटो में आप देख सकते हो कि लोग वॉल स्ट्रीट के इंटरसेक्शन पे कैसे खड़े हैं। ब्लैक ट्यूसडे से अगले दिन यानी वेडनेसडे को थोड़ी सी रिकवरी देखने मिली मार्केट में, 12% मार्केट इंक्रीज हुई, अपवर्ड ट्रेंड मार्केट ने दिखाया, और अप्रैल 1930 तक जो स्टॉक मार्केट थी वो धीरे धीरे रिकवर करती रही। लेकिन अप्रैल 1930 में, मतलब अप्रैल 1930 तक मार्केट्स रिकवर करती रही और उसके बाद देखने को मिला स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश। अप्रैल 1930 से लेकर जुलाई 1932 तक जो स्टॉक मार्केट थी वो 89% तक डाउन आ गई। यस, यू हर्ड इट राइट, 89%। वॉल स्ट्रीट पे टोटल ब्लड बाथ।
बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जो तब के टाइम पे यूएसए का बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक था, वो कोलैप्स हो गया। और फिर इस पीरियड में एक के बाद एक अमेरिका के 608 बैंक्स लिक्विडेट हो गए। लोगों के बैंक्स में रखे $550 मिलियन के डिपॉजिट तबाह हो गए, जो तब के टाइम पे ऑलमोस्ट 262 करोड़ बनते हैं। अगर हम इन्फ्लेशन को अकाउंट में लें तो आज की डेट में जो ये अमाउंट है ये 4500 करोड़ से भी ज्यादा की रहेगी। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि कैसे लोग बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर लाइन लगा के खड़े हैं ताकि उनको कुछ पैसे मिल जाए। इस चीज का इम्पैक्ट यूएस पे बहुत बड़ा था। बिजनेसेस तबाह हो चुके थे, बैंक्स के पास देने के लिए पैसे नहीं थे, बैंक्स भी डूब चुके थे क्योंकि उनके पास भी जो पैसा था वो मैक्सिमम पैसा स्टॉक मार्केट्स में ही लगा हुआ था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, 607% से इंक्रीज हो गया और यूएस में हर 4 में से एक बंदा तब के टाइम पे बेरोजगार था। बहुत से लोग अब भी मानते हैं कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट तब के टाइम पे बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को बचाने के लिए आ गई होती, किसी तरह से गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करके या लोगों के डिपॉजिट्स की गारंटी लेके, तो उनका मानना है कि तब के टाइम पे यूएस को ये टाइम ना देखना पड़ता। अब गुड्स और सर्विसेज की जो डिमांड थी वो काफी ज्यादा कम हो गई। लोगों के पास खर्चने के लिए पैसे ही नहीं थे और जिनके पास थे वो ज्यादा से ज्यादा पैसा स्टोर करना चाहते थे और इस चीज का इम्पैक्ट यूएस के इंपोर्ट्स पे भी पड़ा, जो कि डिमांड ना होने की वजह से काफी ज्यादा कम हो गए और इन इंपोर्ट्स के कम होने की वजह से बाकी कंट्रीज के एक्सपोर्ट्स पे असर पड़ा और डायरेक्टली उनके बिजनेसेस इंपैक्ट हुए। लोगों के करंट गवर्नमेंट और करंट पॉलिसीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू हो गए, लोग सड़कों पे उतर आए, बर्थ रेट्स कम हो गए क्योंकि लोग अब पहले खुद फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते थे। ओवरऑल अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई और तहस नहस हो गई। तो फिर अमेरिका ने इस चीज से रिकवरी कैसे करी, चलिए देखते हैं। तब के यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, जिन्होंने इस चीज को देखते हुए काफी सारे चेंजेस किए इकोनॉमी में। उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए लोगों की एम्प्लॉयमेंट और सोशल सेफ्टी के लिए, जैसे WPA, CCC, सोशल सिक्योरिटी एक्ट। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को इंक्रीज करा गया, बोरोइंग्स को बहुत ही सस्ता कर दिया गया, लोगों के हाथ में पैसे पकड़ाए गए जिससे क्रेडिट का फ्लो मार्केट में इंक्रीज हुआ, लोगों ने पैसे खर्चने शुरू करे और इकोनॉमी रिवाइव होनी शुरू हुई। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की फॉर्मेशन की गई सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, एग्जैक्टली जैसे इंडिया में सेबी है। 1933 के बाद रिकवरी शुरू हो गई, दिल्ली अभी दूर थी। 1939 तक मार्केट्स काफी अच्छे से रिकवर करती रही, लेकिन 10 साल से ऊपर होने के बाद भी 1929 वाले लेवल्स पे स्टॉक मार्केट्स अभी भी नहीं पहुंची थी। फिर 1939 में आया वर्ल्ड वॉर 2 और ये वर्ल्ड वॉर 2 अमेरिका के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ, क्योंकि इस वर्ल्ड वॉर में डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट की काफी ज्यादा हैवी डिमांड थी और अमेरिका ने इस चीज का फायदा उठाते हुए इन डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट की प्रोडक्शन पे काफी हैवी इन्वेस्टमेंट कर दी। तो इस चीज से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, इकोनॉमी रिवाइव हुई और हाल ये था कि अमेरिका वर्ल्ड वाइड मैक्सिमम ऑफ द डिमांड मिलिट्री इक्विपमेंट की फुलफिल कर रहा था। ग्लोबल ट्रेड फिर से स्टार्ट हुआ और ऑलमोस्ट 12 साल बाद अमेरिका वाज बैक ऑन ट्रैक। अब हम देखते हैं कि हम इस घटना से क्या सीख सकते हैं। नंबर 1, उधार के पैसों से कभी सट्टा नहीं खेलते। तो 1920s में लोग बिना किसी रिसर्च के स्टॉक मार्केट में पैसे डाले जा रहे थे और जो ब्रोकर्स थे वो 10% मार्जिन पे ऑपरेट कर रहे थे। हुआ ये कि अमेरिका कोलैप्स कर गया और 90% ऑफ द वेल्थ लोगों की खत्म हो गई। नंबर 2, गवर्नमेंट का सही टाइम पे मैदान में ना आना। अब 1929 में जब 3 बार मार्केट क्रैश हुई, 11%, 12% और 11%, तब भी गवर्नमेंट ने कोई मॉनेटरी पॉलिसी चेंज नहीं करी। बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के गिरने के बाद भी उनको वो लोग नहीं बचाने आए और इस चीज से काफी ज्यादा डैमेज हो गई। काफी लेट 1932 के बाद गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसीज चेंज करी, लेकिन तब तक काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी और ये सारी डैमेज को कंट्रोल करा जा सकता था। नंबर 3, एक्सपोर्ट्स पे हद से ज्यादा रिलाय मत करो। अब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आने के बाद डिमांड्स कम हुई, उनके इंपोर्ट्स डिक्रीज हुए, तो बाकी कंट्रीज के एक्सपोर्ट्स कम हो गए, उनके बिजनेसेस पे भी इम्पैक्ट पड़ा और पूरे वर्ल्ड में इस चीज का रिसेशन आ गया। तो एक्सपोर्ट्स पे हद से ज्यादा रिलायंस कभी नहीं प्लेस करनी चाहिए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कमेंट सेक्शन में आप अपने व्यूज शेयर करना ना भूलें द ग्रेट डिप्रेशन को लेके। लेता हूँ आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।